नमस्कार। आज हम कुछ दिलचस्प मनोवैज्ञानिक तरीकों पर बात करने वाले हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो ऐसी 4 रिवर्स साइकोलॉजी तकनीकों के बारे में है जिनसे शायद किसी को आपसे संपर्क करने की इच्छा हो सकती है। हाँ, हमारा मकसद बस इन तकनीकों को समझना है कि इनके पीछे सोच क्या है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, शुरू करने से पहले एक जरूरी बात कहनी है जो इन सोर्सेज में बार बार आई है कि इनका इस्तेमाल अगर करना भी है तो पूरी ईमानदारी से, सम्मान के साथ और स्वाभाविक तरीके से होना चाहिए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। तो चलिए इस विषय में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। बिल्कुल। देखिए, इन तकनीकों को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि ये मनोवैज्ञानिक स्तर पर कैसे काम करती हैं या क्यों काम करती हुई लग सकती हैं। जैसा कि आपने कहा, ये चर्चा इन तरीकों के विश्लेषण पर है, लेकिन ये याद रखना बहुत अहम है कि किसी भी सार्थक रिश्ते की असली नींव वो हमेशा प्रामाणिकता, विश्वास और खुला संवाद ही होती है। सही बात है। ये तकनीकें शायद थोड़ी कह सकते हैं शुरुआती दिलचस्पी जगा दें, पर ये गहरे संबंधों का आधार नहीं बन सकती, कभी नहीं। ठीक है, तो पहली तकनीक पर आते हैं। जानकारी में इसे इग्नोर का राज या अनदेखा करने का जादू कहा गया है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना कि किसी का ध्यान खींचने के लिए उन्हें अनदेखा किया जाए। हाँ, ये चीज कैसे काम करती है? हाँ, ये विरोधाभासी तो लगता है, पर यहाँ अनदेखा करने का मतलब वो नहीं कि पूरी तरह से नजरअंदाज कर दें या रूखा व्यवहार करें। अच्छा, जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक इसका मतलब है जानबूझकर थोड़ी दूरी बनाना, मतलब अपनी उपलब्धता को थोड़ा सीमित करना। जैसे कोई उदाहरण है? हाँ, जैसे हर कॉल या मैसेज का फौरन जवाब ना देना, या कभी कभी अपनी सोशल मीडिया एक्टिविटी वो थोड़ी कम कर देना। इसके पीछे का जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है वो ये है कि जब कोई व्यक्ति जो पहले आसानी से उपलब्ध था अचानक थोड़ा कम नजर आने लगता है, तो दूसरे व्यक्ति के मन में एक सवाल उठता है, सब ठीक है, वो आजकल कहाँ है? अच्छा, तो ये एक तरह से उनकी सोच को ट्रिगर करने का तरीका हुआ, उन्हें आपके बारे में सोचने पर मजबूर करना। हाँ, कुछ हद तक ये कमी के सिद्धांत पर, स्कैरसिटी प्रिंसिपल। हाँ, स्कार्सिटी प्रिंसिपल पर आधारित है। जब कोई चीज या व्यक्ति कम उपलब्ध होता है ना, तो अक्सर हमें उसकी कीमत ज्यादा महसूस होती है। ये थोड़ी जिज्ञासा भी पैदा करता है, लेकिन यहाँ संतुलन बहुत जरूरी है और स्रोत इस पर खास तौर से जोर देते हैं। अच्छा, अगर ये दूरी बनाना बहुत ज्यादा हो या बनावटी लगे, तो फिर ये चालाकी या बेरुखी समझी जा सकती है। मतलब उल्टा असर भी हो सकता है। बिल्कुल, और इसका नतीजा नकारात्मक भी हो सकता है। सामने वाला व्यक्ति शायद आपसे और दूर हो जाए या नाराज हो सकता है। यानी ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। इसे स्वाभाविक लगना चाहिए, न कि कोई सोची समझी चाल। बिल्कुल, प्रामाणिकता यहाँ भी सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप सच में व्यस्त हैं, आपकी अपनी जिंदगी है, तो आपकी अनुपलब्धता स्वाभाविक लगेगी। हाँ, लेकिन अगर आप जानबूझकर किसी को नजरअंदाज कर रहे हैं सिर्फ इस तकनीक के लिए, तो ये अक्सर महसूस हो जाता है और भरोसे को नुकसान पहुंचा सकता है। सही कहा। स्रोत का इशारा यही है कि इसे हल्के ढंग से और अपनी गरिमा बनाए रखते हुए ही इस्तेमाल करना चाहिए, अगर करना ही है तो। चलिए अब दूसरी तकनीक पर चलते हैं। जानकारी में इसे स्कार्सिटी रूल या कम उपलब्धता का नियम कहा गया है। ये पहली वाली से कैसे अलग है? देखिए, ये पहली तकनीक से जुड़ा हुआ तो है, लेकिन इसका फोकस थोड़ा अलग है। अच्छा, जहाँ पहली तकनीक सीधे तौर पर कम्युनिकेशन की फ्रीक्वेंसी कम करने पर जोर देती है, वहीं स्कार्सिटी रूल आपकी अपनी जिंदगी की व्यस्तता और उसके महत्व को दर्शाने पर ज्यादा केंद्रित है। इसका मतलब है कि आप ये दिखाएं कि आपका अपना एक भरा पूरा जीवन है, आपकी अपनी रुचियां हैं, दोस्त हैं और आपका समय कीमती है। आप हर समय हर किसी के लिए तुरंत उपलब्ध नहीं है। तो ये एक तरह से अपनी वैल्यू दिखाने का तरीका हुआ, ये जताना कि आपका जीवन सिर्फ उसी एक व्यक्ति के इर्द-गिर्द नहीं घूम रहा। हाँ, बिल्कुल। और जानकारी ये बताती है कि इसे लागू करने का तरीका है अपनी योजनाओं, अपनी व्यस्तताओं और अपने सोशल लाइफ के बारे में स्वाभाविक रूप से बात करना या उसे दिखाना। ओके। ये संदेश देता है कि मेरा समय मूल्यवान है और मेरे जीवन में और भी बहुत कुछ चल रहा है। मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो जब लोग देखते हैं कि आपका जीवन स्वतंत्र और दिलचस्प है, तो ये आपके आत्ममूल्य और आत्मविश्वास को दिखाता है, जो अक्सर आकर्षक माना जाता है। और इसका नतीजा क्या होता है, जैसा कि स्रोत बताते हैं?
क्या सामने वाला व्यक्ति फिर ज्यादा कोशिश करता है? संभवतः जब किसी को लगता है कि आपका समय और ध्यान आसानी से नहीं मिलता, तो वो उसे पाने के लिए ज्यादा प्रयास कर सकता है। हाँ। जानकारी के अनुसार ये उन्हें पीछा करने या आपके साथ समय बिताने के लिए विशेष कोशिश करने के लिए प्रेरित कर सकता है। लेकिन फिर वही चेतावनी, इसका मकसद धोखा देना या कोई खेल खेलना नहीं होना चाहिए। हाँ, ये जरूरी है। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ये आपकी वास्तविक, व्यस्त और सार्थक जिंदगी का प्रतिबिंब होना चाहिए, न कि कोई बनावटी मुखौटा। यानी असल में अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने पर फोकस करना, और ये अपने आप में एक आकर्षण पैदा कर सकता है। ये दिलचस्प है। बिल्कुल। अब तीसरी तकनीक की बात करते हैं, जिसे मिरर इफेक्ट या प्रतिबिंब प्रभाव कहा गया है। ये पहले दो से तो काफी अलग लगती है, क्योंकि इसमें दूरी बनाने की बजाय जुड़ाव बनाने की बात है। सही कहा। ये तकनीक संवाद और संबंध बनाने पर केंद्रित है। मिररिंग का मतलब है अवचेतन रूप से या कभी-कभी जानबूझकर भी सामने वाले व्यक्ति के व्यवहार, हाव भाव, बोलने के लहजे या ऊर्जा के स्तर की नकल करना, लेकिन बहुत ही सूक्ष्म तरीके से। बहुत सूक्ष्म। हाँ, बहुत सटल। जानकारी के अनुसार इसमें उनकी बातें ध्यान से सुनना, उनकी पसंद नापसंद को समझना, उनके मूड को महसूस करना और फिर उसी तरह की भाषा और टोन में थोड़ा जवाब देना शामिल है। क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं, जैसा कि स्रोत में बताया गया हो? जरूर। जैसे मान लीजिए सामने वाला व्यक्ति बहुत धीरे और शांत स्वर में बात कर रहा है, तो आप भी अपनी आवाज थोड़ी धीमी और नरम रखें। ओके। अगर वो बहुत उत्साहित है और तेजी से बोल रहे हैं, तो आप भी अपनी ऊर्जा थोड़ी बढ़ा सकते हैं। या अगर वो किसी खास शब्द या मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं, तो आप भी बातचीत में कहीं उसे स्वाभाविक रूप से शामिल कर सकते हैं। अच्छा। इसका मकसद होता है सामने वाले को अवचेतन रूप से ये महसूस कराना कि आप उनके जैसे हैं, आप उन्हें समझते हैं। और इससे उन्हें कैसा महसूस होता है? मतलब स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में? जानकारी के अनुसार जब मिररिंग सही तरीके से की जाती है, तो ये सामने वाले व्यक्ति में एक अपनेपन और सुरक्षा की भावना पैदा करती है। कनेक्शन बनता है। हाँ, उन्हें लगता है कि ये व्यक्ति मुझे समझता है, हम एक ही वेवलेंथ पर है। ये सहानुभूति और गहरे जुड़ाव का एक अवचेतन संकेत होता है। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि हम उन लोगों की तरफ जाना आकर्षित होते हैं जो हमें हमारे जैसा महसूस कराते हैं या हमें समझते हुए लगते हैं। लेकिन क्या इसमें ये खतरा नहीं है कि ये नकल जैसा लगे या बनावटी महसूस हो? मतलब अपनी असलियत खोने का डर? बिल्कुल है, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे स्रोत भी उजागर करते हैं। मिररिंग बहुत सूक्ष्म होनी चाहिए। हाँ। अगर ये बहुत ज्यादा स्पष्ट हो या आप किसी की पूरी तरह नकल करने लगें, तो ये बहुत अजीब और अपमानजनक भी लग सकता है। सही बात है। लक्ष्य ये है कि आप सामने वाले के साथ तालमेल बिठाएं, न कि उनकी कार्बन कॉपी बन जाएं। अपनी मौलिकता बनाए रखना यहाँ भी सबसे जरूरी है। ये सहानुभूति दिखाने का एक तरीका है, अपनी पहचान मिटाने का नहीं। समझ गया। तो प्रामाणिकता यहाँ भी कुंजी है। अब चौथी और आखिरी तकनीक पर आते हैं, जिसे स्रोत पॉजिटिव प्रोवोकेशन प्लस रहस्य का मिश्रण बताते हैं। ये क्या चीज है? हाँ, ये तकनीक दो तत्वों को मिलाती है। पहला है पॉजिटिव प्रोवोकेशन, यानी एक सकारात्मक, हल्की फुल्की चुनौती या छेड़छाड़। छेड़छाड़ मतलब ये नकारात्मक आलोचना या ताना नहीं है, बल्कि एक चंचल अंदाज है जो बातचीत में थोड़ी ऊर्जा और मजा लाता है। जानकारी में इसका उदाहरण कुछ इस तरह दिया गया है, जैसे मजाक में कहना, शर्त लगा लो, तुम ये नहीं कर सकते, या अच्छा तुम ये कर सकते हो, चलो देखते हैं फिर मैं क्या करता हूँ। अच्छा, एक प्लेफुलनेस। हाँ, एक तरह की खेल भावना पैदा करता है। और इसके साथ रहस्य का क्या पहलू? रहस्य का पहलू ये है कि आप अपने बारे में सब कुछ, अपनी पूरी कहानी, अपने सारे विचार पहली ही मुलाकात में या शुरुआत में ही खोलकर न रखते। अपनी कुछ परतें बचा कर रखें। जानकारी ये बताती है कि जब आप थोड़े रहस्यमयी होते हैं, पूरी तरह से खुली किताब नहीं होते, तो ये सामने वाले की जिज्ञासा को बनाए रखता है। अच्छा। वो और जानना चाहते हैं, इस व्यक्ति में और क्या खास है, इनकी कहानी क्या है। तो ये कॉम्बिनेशन कैसे काम करता है? एक तरफ छेड़छाड़, दूसरी तरफ रहस्य। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो हल्की चुनौती या मजाक बातचीत को नीरस होने से बचा सकता है और एक यादगार छाप छोड़ सकता है। हाँ, सही है। ये दिखाता है कि आप में आत्मविश्वास है और आप बोरिंग नहीं है। वहीं रहस्य का तत्व मानवीय जिज्ञासा को अपील करता है। हम स्वाभाविक रूप से उन चीजों के प्रति आकर्षित होते हैं जिन्हें हम पूरी तरह समझ नहीं पाते। ये दोनों मिलकर एक ऐसा आकर्षण पैदा कर सकते हैं जो थोड़ा चुलबुला हो,
थोड़ा गहरा हो और सामने वाले को आपके बारे में और जानने के लिए प्रेरित करे। लेकिन क्या यहाँ भी चालाकी का खतरा है कि जैसे बहुत ज्यादा रहस्यमयी बनना या जानबूझकर बातें छुपाना? निश्चित रूप से स्रोत इस बारे में भी सावधान करते हैं। देखिए, व्यक्तिगत दायरा और गोपनीयता बनाए रखना एक स्वस्थ बात है, लेकिन अगर आप जानबूझकर रहस्य का जाल बुनते हैं या महत्वपूर्ण जानकारी छुपाते हैं सिर्फ इसलिए कि दूसरा व्यक्ति उलझा रहे, तो ये चालाकी मानी जाएगी और विश्वास को तोड़ेगी। बिल्कुल। यहाँ भी संतुलन महत्वपूर्ण है। रहस्य का मतलब है अपनी कहानी को धीरे धीरे खुलने देना, न कि जानबूझकर धोखे में रखना। इसे एक स्वाभाविक दिलचस्पी बनाए रखने के तरीके के तौर पर देखना चाहिए, न कि किसी साजिश के रूप में। तो ये थी वो 4 तकनीकें जिनका जिक्र हमारे स्रोतों में है। अनदेखा करने का जादू, कम उपलब्धता का नियम, मिरर इफेक्ट और सकारात्मक चुनौती के साथ रहस्य। इन सब के बारे में जानने के बाद ये बहुत जरूरी है कि हम उन चेतावनियों पर फिर से ध्यान दें जो स्रोत बार बार दोहराते हैं। हाँ, ये चेतावनियां इन तकनीकों के संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण है। पहली और सबसे जरूरी बात, इनका प्रयोग अगर करना भी है तो पूरी जिम्मेदारी, सम्मान और स्वाभाविक व्यवहार के साथ किया जाना चाहिए। ये किसी को नियंत्रित करने या चोट पहुंचाने के लिए नहीं है। दूसरी बात, कोई भी तकनीक, चाहे वो कितनी भी मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावी क्यों न लगे, तभी काम कर सकती हैं या सकारात्मक परिणाम दे सकती हैं जब 2 लोगों के बीच पहले से थोड़ी बहुत ही सही पर ईमानदारी, आपसी विश्वास और खुलकर बात करने की गुंजाइश हो। यानी ये तकनीकें किसी रिश्ते की नींव नहीं डाल सकती, शायद सिर्फ एक चिंगारी लगा सकती हैं। बिल्कुल सही, आप इसे ऐसे समझ सकती हैं। ये तकनीकें शायद दरवाजा खटखटाने या ध्यान आकर्षित करने का काम कर सकती हैं, लेकिन दरवाजा खुलने के बाद अंदर क्या होता है, रिश्ता कैसे पनपता है, ये पूरी तरह से उन बुनियादी चीजों पर निर्भर करता है: सच्चाई, भरोसा, सम्मान और संवाद। सही। अगर ये नींव ही कमजोर है या मौजूद नहीं है, तो इन तकनीकों का इस्तेमाल ना सिर्फ बेकार जाएगा, बल्कि नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। ये बात बहुत जरूरी है। हाँ, ये भरोसे को खत्म कर सकता है और रिश्तों को बनने से पहले ही बिगाड़ सकता है। इन्हें कभी भी वास्तविक मानवीय संबंध का विकल्प नहीं समझना चाहिए। स्रोत कुछ अतिरिक्त सुझाव भी देते हैं जो शायद इन तकनीकों के सही इस्तेमाल में, या यूं कहें कि किसी भी स्वस्थ बातचीत में मददगार हो सकते हैं। पहला सुझाव है, अपने आत्ममूल्य को समझें और उसे महत्व दें। ये बहुत मौलिक बात है। जानकारी के अनुसार जब आप खुद को महत्व देते हैं, अपना सम्मान करते हैं, तो ये आपके व्यवहार, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी बातचीत में झलकता है। ये आत्मविश्वास दूसरों को भी नजर आता है और वो भी आपकी कदर करने लगते हैं। ये किसी तकनीक से ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। बिल्कुल। दूसरा सुझाव है, किसी भी तकनीक को दबाव या बोझ की तरह ना अपनाएं, बल्कि अगर अपनाना ही है तो इसे अपने व्यवहार में एक सहज, स्वाभाविक बदलाव की तरह लाएं। हाँ, क्योंकि अगर आप कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके स्वभाव से बिल्कुल मेल नहीं खाता, तो वो बनावटी लगेगा। हाँ, पता चल जाता है। प्रामाणिकता का धागा टूट जाएगा। सहजता और स्वाभाविकता ही किसी भी बातचीत को आरामदायक और भरोसेमंद बनाती है। अगर कोई बदलाव लाना भी है तो उसे धीरे धीरे और अपने व्यक्तित्व के दायरे में रहकर ही लाना समझदारी है, ऐसा स्रोत सुझाते हैं। और तीसरा और आखिरी सुझाव है, संवाद के लिए हमेशा समय निकालें। इन तकनीकों के इस्तेमाल के दौरान या बाद में भी खुलकर और ईमानदारी से बात करना जरूरी है। ये शायद सबसे महत्वपूर्ण सुझाव है। कोई भी तकनीक, कोई भी रणनीति कभी भी खुले और ईमानदार संवाद की जगह नहीं ले सकती। गलतफहमियां हो सकती हैं, इरादे गलत समझे जा सकते हैं। इसलिए अगर किसी भी तरह की मनोवैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग हो भी रहा है, तो भी अंततः स्पष्ट और सच्ची बातचीत ही रिश्ते को मजबूती देती है और किसी भी संदेह को दूर करती है। हाँ, ये दिखाता है कि आप रिश्ते को गंभीरता से लेते हैं। तो आज की इस चर्चा का सार यही है कि हमने कुछ मनोवैज्ञानिक तकनीकों को समझने की कोशिश की, जैसा कि हमारे स्रोतों में बताया गया है। हमने देखा कि ये क्यों प्रभावी लग सकती हैं, लेकिन इस बात पर भी लगातार जोर दिया कि इनका उपयोग हमेशा नैतिक दायरे में, सम्मान के साथ और सबसे महत्वपूर्ण वास्तविक ईमानदारी, विश्वास और खुले संचार की नींव पर ही आधारित होना चाहिए। बिल्कुल। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रोताओं के मन में एक सवाल छोड़ना चाहूंगी, जिस पर वो विचार कर सकते हैं। ये सवाल सीधे तौर पर स्रोतों में नहीं पूछा गया है, लेकिन इस पूरी चर्चा से उभरता है। जब हम आकर्षण पैदा करने या संबंध बनाने के लिए मनोविज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग करते हैं,
तो प्रामाणिकता यानी सच्चे और वास्तविक होने और रणनीति यानी सोची समझी योजना के बीच की वो बारीक रेखा आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए। कहाँ एक खत्म होती है और दूसरी शुरू होती है, इस पर सोचना काफी दिलचस्प हो सकता है। वाकई ये एक गहरा सवाल है सोचने के लिए। इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ शामिल होने के लिए आप सबका धन्यवाद।